तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अहम जानकारी भी आपको दे दूं। अचानक अमरोहा की शबनम का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया पिछले 24 घंटे में। इस वक्त शबनम मथुरा जेल में बंद है और उसका जो सलीम जो दोस्त है या आप ये कहें आशिक है, जिससे शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से एक ही फैमिली के 7 लोगों का कत्लेआम हुआ, वो मुरादाबाद जेल में बंद है। फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन फांसी की तारीख क्या होगी और क्या वाकई फांसी होगी, क्या शबनम देश की पहली ऐसी महिला होगी जिसे आज़ाद हिंदुस्तान में फांसी दी जाएगी, इसका पूरा अपडेट, नया जो कानूनी इसमें जो सारी चीज़ें आई हैं, वो मेरे साथी संजय शर्मा इस कहानी के आखिर में मैं उनको लेकर आऊँगा और उनके ज़रिए आपको पूरी कहानी डिटेल में शबनम के फॉलोअप को बताऊँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए जो शबनम की फांसी को लेकर अपडेट जानना चाहते थे। तो कहानी के जब ये ख़त्म होगी, संजय शर्मा आपके सामने होंगे और वो सारी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आज की कहानी, ज़िंदगी और मौत ये सच्चाई है। मौत हर एक को आनी है, ये भी सच्चाई है, लेकिन कई मौत शोहरत की मौत होती है और शोहरत जो है शायद उस मौत की वजह बनती है। अजीब इत्तेफाक ये है कि 2020 से अभी तक की मैं बात करूं, सोशल मीडिया जिस तरीके से एक्टिव है और सोशल मीडिया ने बहुत सारे स्टार्स को जन्म दिया है और उसमें एक टिकटॉक भी है। टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया, लेकिन इसी टिकटॉक के स्टार कई ऐसे लोगों की खुदकुशी और उनकी मौत की खबरें भी सामने आई। आज की जो कहानी है महाराष्ट्र से, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत, फिर उसको लेकर नेताओं मंत्रियों के नाम, एक मंत्री का नाम भी सामने आया, उसके बाद फिर दिशा सालियान की मौत। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति से भी इसको जोड़कर देखा गया। अब एक नई कहानी, एक नई मौत आई है। एक टिकटॉक स्टार पूजा चौहान, 22 साल की लड़की, और उसने टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे अपनी एक जगह बनाई और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लोग उसे पसंद करते थे, अलग अलग वीडियोस डालती थी, अपलोड करती थी, ठीक ठाक परिवार से थी। अब अचानक उसकी मौत की खबर आई है और इस मौत की खबर ने भी अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है और उसकी वजह है, वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस मौत के बाद जिसने पूजा चौहान की मौत को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है 11 ऑडियो कॉल, 11 ऐसे ऑडियो मैसेजेस जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ को डिलीट कर दिया गया, लेकिन उन मैसेजेस को अगर आप सुनेंगे, जो बातचीत हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें महाराष्ट्र के एक मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर और एक कार्यकर्ता है, और इन दोनों की बातचीत जो हो रही है उसमें बार बार एक चीज़ जो आती है वो बड़े शक को और ज़्यादा गहरा कर देता है। बातचीत में यह है कि किसी भी तरह से पूजा चौहान के मोबाइल को अपने कब्ज़े में ले लो और ले आओ। अब सवाल ये है कि आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या है, कौन सा राज छुपा है जो एक मंत्री और कार्यकर्ता उस मोबाइल के लिए इतने बेचैन है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई उस मंत्री की ही आवाज़ है इस ऑडियो में, और क्या लेना देना है पूजा की मौत से। क्या पूजा की मौत एक खुदकुशी है, एक्सीडेंटल डेथ है, या फिर कत्ल है? ये सारे सवाल भी उससे जोड़कर देखे जा रहे हैं। और पूजा का उस मंत्री से क्या रिश्ता है, उस कार्यकर्ता से क्या रिश्ता है, ये भी सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार। सबसे पहले कहानी की शुरुआत, 22 साल की पूजा चौहान, एक ठीक ठाक परिवार की लड़की, बीड ज़िले के पाली गांव में रहने वाली, बल्कि परली गांव में रहने वाली, वो टिकटॉक पे आती है और धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, टिकटॉक की स्टार बन जाती है। फिर उसे लगता है कि और टिकटॉक पर पॉपुलर होने के लिए और अपनी बातों को और ज़्यादा कन्विंसिंगली कहने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज को भी सुधारने की ज़रूरत है। तो वो पुणे जाने का फैसला करती है और पुणे में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहती है। इसी के बाद 1 जनवरी को, इसी 2021 में, एक अरुण राठौर नाम के शख्स पुणे के महंद इलाके में एक हेवन पार्क सोसाइटी है, ये सोसाइटी नई बनी है, 2 साल पुरानी है, और इस सोसाइटी की ख़ास बात ये कि जहाँ पे ये सोसाइटी, वहाँ आसपास में ज़्यादातर पुलिस ऑफिशियल, पुलिस के में काम करने वाले लोग, रिटायर्ड और करंट, वो लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उन्हीं के बीच में ये एक सोसाइटी थी, हेवन पार्क सोसाइटी, और इसके जो ओनर थे विनय गायकवाड़, इनके पास एक शख्स पहुंचता है जिसका नाम है अरुण राठौर।
अरुण राठौर जाकर कहता है कि उसे इस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर चाहिए। बातचीत होती है, तय हो जाती है। करीब 6-7 हज़ार रुपये मंथली किराया और 15 हज़ार रुपये डिपॉजिट सिक्योरिटी। इसके बाद एग्रीमेंट पेपर साइन हो जाता है और अरुण राठौर उसके बाद उस फ्लैट में आ जाता है। लेकिन कुछ ही पल के बाद, कुछ ही दिन के बाद जो विनय गायकवाड़ ओनर हैं उस फ्लैट के, उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि इस फ्लैट में एक लड़की भी रह रही है। अब जब बातचीत हुई थी किराए पे देने के लिए, तब लड़की का जिक्र था नहीं और उस सोसाइटी, वहाँ पे आम परिवार सारे लोग रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है, कि उस फ्लैट में 2 लड़के सिर्फ रह रहे थे, एक अरुण राठौर और एक और लड़का और पूजा। तो अरुण राठौर कहता है कि ये उसकी कज़न है, सिस्टर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चेक करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने अरुण राठौर के आधार कार्ड और उस लड़की के आधार कार्ड को देखा, दोनों में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थीं। तो कहीं से रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये बहन है। मकान मालिक ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से एक अनजान लड़कों के बीच में एक लड़की को अपने फ्लैट में नहीं रहने देना चाहते। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, हम मकान खाली कर देंगे। अरुण राठौर ने वादा किया कि उसे मोहलत दी जाए 1-2 हफ्ते की, और 1-2 हफ्ते में वो ये दूसरी जगह पे किराए पे लेगा, ये किराया खाली कर देगा। बात आई गई होगी। लेकिन इससे पहले कि अरुण राठौर इस फ्लैट को खाली करता, 7 फरवरी की तारीख आ जाती है। 7 फरवरी 7 फरवरी को इसी फ्लैट की तीसरी मंजिल से अचानक पूजा चौहान नीचे गिरती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। उसकी सर में गहरी चोट आई थी और वो सर के बल नीचे गिरी थी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी कि पूजा ऊपर से गिरी कैसे, जानबूझकर उसने छलांग मारी, चक्कर आया, एक्सीडेंटल गिरी, सच्चाई क्या थी। पुलिस खैर इस मामले की जांच करनी शुरू करती है और जांच करने के दौरान में कुछ चीज़ें पुलिस के हाथ लगती। सबसे पहले वो पूछती है अरुण राठौर उन लोगों से कि आप, तो उनका कहना था कि हम जब ये एक्सीडेंट हुआ तब हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो वो गिरी, छलांग लगी या दुर्घटनावश नीचे गिर गई, अनजाने में गिर गई, ये कह नहीं सकते। बात पूजा चौहान के घर वालों तक जाती है, उनके पिता से भी पूछताछ होती है। इस दौरान में पिता एक खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि पूजा चौहान जब टिकटॉक पे आई, टिकटॉक की स्टार बनी और वो काफ़ी एम्बिशियस थी, तो उसने अपना एक पोल्ट्री फार्म खोला और इस पोल्ट्री फार्म को खोलने के लिए उसने कुछ लोन और कर्ज़ लिए। करीब 25 लाख रुपए का कर्ज़ पूजा चौहान के सर पर था। पोल्ट्री फार्म अच्छा चलता, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन आ गया और इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये सारा मामला बिगड़ गया। तो जो लोन, जो कर्ज़, वो सारी चीज़ें उतार नहीं पाई और इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। ये पेरेंट्स का था। तो अब उसको ये जोड़ करके शायद इस कर्ज़ के तले दबे होने की वजह से पूजा चौहान ने खुदकुशी की, क्योंकि एक्सीडेंटल वो नीचे गिरी, ये कोई चश्मदीद नहीं जो बता सके। पड़ोसियों ने भी बताया कि पूजा चौहान को कुछ उन्होंने बहुत कम बार देखा, लेकिन जब भी देखा वो परेशान ही दिखी, बीमार दिखी और कहीं ना कहीं खोई हुई सी दिखती थी। पुलिस इसी मामले से जांच कर रही थी और जांच के दौरान पुलिस ने जो केस दर्ज किया वो ADR दर्ज किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट किया, क्योंकि कोई विटनेस था नहीं और छानबीन शुरू हो गई। अब चूंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ और पूजा चौहान तीसरी मंजिल से नीचे गिरी, कोई चश्मदीद या आई विटनेस नहीं था जिसने देखा हो कि उस फ्लैट में उस वक्त क्या हुआ, पूजा चौहान के आसपास कोई था या नहीं था, वाकई वो बीमार थी, उसको चक्कर आया इसलिए गिरी, या उसने फिर छलांग मारी। अगर उसने छलांग मारी तो फिर वजह क्या है। अब ये सारे सवाल थे जो पुलिस के सामने थे और पुलिस को इन सवालों के जवाब ढूंढने थे। इस दौरान में पुलिस ने अपनी तफ्तीश फैमिली और परिवार वालों से बातचीत की। परिवार वालों ने ये कहा कि वो परेशान थी 25 लाख के कर्ज के लेकर। अब बाकी चीज़ें जो थी वो पूजा चौहान के मोबाइल या लैपटॉप, उससे जानकारी मिल सकती थी। इसी के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। लेकिन ये तफ्तीश अभी आगे बढ़ती एक नई चीज़ हुई। अचानक पूजा को लेकर 2 लोगों की बातचीत के ऑडियो लीक हुए और वो वायरल हो गया। अब ये 2 लोग जो पूरी बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पर, और उस फ़ोन में जो मेन कैरेक्टर है जिसको लेकर बातचीत हो रही है वो है पूजा। उसकी मौत से पहले को भी बातचीत हो रही है लेकर, और मौत के जस्ट बाद भी बातचीत हो रही है। बल्कि जब वो मौत के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक शख्स फ़ोन पे लगातार रनिंग कमेंट्री सुना रहा है दूसरे शख्स को। अब ये दोनों कौन हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और जो पूजा की मौत को लेकर इतना परेशान है, बल्कि उसकी मौत से पहले भी परेशान है और मौत के बाद भी।
वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जब वायरल हुआ तो अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया, और उसकी वजह ये थी कि जो दो बातचीत हो रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक शख्स जिसकी आवाज़ है वो वही है, अरुण राठौर, जिसने ये किराए पे फ्लैट लिया और जो पूजा चौहान के साथ भाई बनकर रह रहा था। और जिस शख्स से वो फ़ोन पर बात कर रहा है उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री, और दावा ये है कि उनका नाम है संजय राठौर। तो दो राठौर फ़ोन पे हैं, एक कार्यकर्ता है पार्टी का अरुण राठौर, और दूसरे के बारे में ये दावा किया जा रहा है जो ऑडियो क्लिप है जिसमें तमाम बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से लेकर बाकी लोगों ने मांग की है, बाकायदा गिरफ्तारी की, और उनका इल्ज़ाम है कि इस मामले में जो मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं पूजा चौहान की मौत के लिए। तो अब ये क्यों इल्ज़ाम उठना शुरू हुआ और क्या बातें हैं, अगर आप वो जो बातचीत है, हालांकि ये बातचीत फ़ोन पे मराठी में, लेकिन अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो पूरी बातचीत 11 अलग अलग ऑडियो क्लिप हैं। उनमें से जो ख़ास चीज़ें हैं मैं समेट कर आपके लिए लाया हूँ कि वो बातचीत है क्या और उस बातचीत से क्या मतलब निकलना चाहिए। ये जो बातचीत है, पहली बातचीत 11 ऑडियो कॉल जो है उनमें से पहली जो है वो 50 सेकंड की है। इस 50 सेकंड में जो मंत्री हैं वो फ़ोन कर रहे हैं अरुण राठौर को और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो और मेरी मंत्रालय में मीटिंग है और इसके बाद तुम्हें मिलना है और उसका हालचाल पूछकर बताओ। अब उसका हालचाल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये पूजा चौहान है, ये आगे क्लियर होगा। दूसरी बातचीत जो है वो करीब 42 सेकंड की है और इसमें मंत्री कह रहे हैं कि कहाँ हो अरुण तुम, पूजा को समझाया क्या, तुम आ रहे हो ना मिलने। अरुण जवाब देता है जी ठीक है आ रहा हूँ। थोड़ी देर तक बातचीत बंद होती है, फिर मंत्री जी पूजा को समझाने की बात दोहराते हैं और पूछते हैं कि वो आ रहा है या नहीं अरुण से, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पूजा को समझाओ। अब किस चीज़ के लिए पूजा को समझाओ ये अभी तक राज है, ये आगे ऑडियो क्लिप में खुलेगा। जो तीसरी क्लिप है, फिर मंत्री जी अरुण से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। अरुण कहता है कि मैं इस वक्त एक्सप्रेसवे हाईवे पर हूँ, 2 घंटे लगेंगे आने में। और इस बातचीत में मोबाइल पर गाड़ी चलने की और हाईवे और सायरन इन सब की आवाज़ भी आ रही है और इससे ऐसा लगता है कि अरुण शायद ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो मंत्री पूछते हैं कि इतना देर क्यों हो रहा है जबकि तुम्हें पहले आ जाना चाहिए। तो वो बताता है कि ट्रैफिक था, गाड़ी वाले ने भी देर कर दी आने में। तो फिर मंत्री जी कहते हैं इसका मतलब है तुम्हें 3 घंटे करीब और लगेगा। तो अरुण कहता है कि शाम को मिलूं नहीं तो क्या करूं। तो कहते हैं अच्छा तुम आ जाओ, बाद में देखते हैं, पहुंचने पर तुम फ़ोन करना। अरुण ओके करता है और ये पूरी 1 मिनट 18 सेकंड की बातचीत है। अब यहाँ पे ये कि दोनों मिलना चाहते हैं और बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। अब इस मिलने के पीछे का क्या राज है, आखिर ऐसी क्या बात है, वो आगे खुलेगा। जो चौथी क्लिप है इसमें ये दोनों बात कर रहे हैं और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ वो ये है कि पूजा के ट्रीटमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। अरुण जो कार्यकर्ता है वो मंत्री जी को कहता है कि उसके दिमाग से सुसाइड के विचार को निकालिए। यहाँ पे पहली चीज़ आ रही है। अब ये अभी पूजा जिंदा है और अरुण मंत्री जी से कह रहा है कि उसके आप दिमाग से ये खुदकुशी करने की जो सोच है उसको बाहर निकालिए। मंत्री जी पूछते हैं ठीक है लेकिन क्या करना चाहिए। तो अरुण कहता है वही उसके दिमाग से निकालिए, सुसाइड कोई समाधान नहीं है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मंत्री जी कहते हैं वही तो मैं उसे बोलता आ रहा हूँ। अरुण कहता है वो कई लड़कियों की आदर्श है, कई लड़कियाँ उसके जैसा बनना चाहती हैं, सुसाइड करूँगी बोलती है तो मुश्किल हो जाएगी और ऐसा थोड़ी ना होता है। मंत्री कहते हैं तुम कहाँ हो, बाहर हो क्या, आओ ना। तो अरुण कहता है आप बात करो उससे। मंत्री जी कहते हैं मैं उससे क्या बोलूँ, इतना क्लियर बोलने पर भी वो उसी बात पर अड़ी हुई है, मतलब सुसाइड करने पर। अरुण उसी दिन से बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट करवाओ, मना कर रही थी, आज बोलती है तुम और बोल रहे हो तो मैं ट्रीटमेंट तो करवा रही हूँ लेकिन बाद में इलाज के बाद वो सुसाइड करेगी ऐसा कहती है, ऐसा थोड़े ना होता है। मंत्री फिर खामोश हो जाते हैं। अरुण बोलता है कि ऐसा थोड़ी ना करते हैं, आप उसके दिमाग से ये निकालिए। मंत्री कहते हैं तुम्हें क्या बोल रही थी, वो कुछ भी बोले ना, कुछ ला कर दो उसे, क्यों तुमने ऐसा कहा। अरुण कहता है क्यों कहा, मतलब ज़रूरी है ऐसा बोलना, ऐसा थोड़ी होता है कि सुसाइड का मतलब क्या। मंत्री ठीक है तुम कहाँ हो, यहाँ हो ना। अरुण हाँ यही हूँ, उसके दिमाग से हटाइए सुसाइड की बातें, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। मंत्री कहते हैं हाँ। अरुण कहता है रखता हूँ। ये दोनों की बातचीत 2 मिनट 24 सेकंड की है ये, और कुल मिलाकर ये जो बातचीत थी यहाँ पे ये है कि पूजा के दिमाग में या तो ऐसा बोल रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और ये दोनों उसको सुसाइड से रोकने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है
कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से पूजा परेशान है, वो सुसाइड करना चाहती है। अब इसके बाद एक और ऑडियो क्लिप है, ये क्लिप 1 मिनट 31 सेकंड की है। इसमें मंत्री जो हैं वो अरुण से लड़की को समझाने के लिए कह रहे हैं, मतलब पूजा को, और बीच में पूजा की आवाज़ भी आती है। वो भी मंत्री से बात करे और वो मंत्री से पूछती है खाना खाया क्या। ये आवाज़ पूजा की ही हो सकती थी। मंत्री भी उसे जूस पीने या मंचूरियन मंगवा कर खाने की बात कहते हैं। लड़की उसे जल्दी आने को कहती है। मंत्री भी कहते हैं हाँ मैं जल्दी आऊँगा और जल्दी मिलूँगा। इसके बाद एक और क्लिप आती है। इसमें मंत्री जो है वो अजीत दादा के साथ मीटिंग होने की बात अरुण को बता रहे हैं। अरुण मंत्री से कहता है कि रात भर उसने लड़की को समझाया लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, मगर आत्महत्या तो कोई ऑप्शन नहीं है। अरुण के ऐसा कहने पर फिर मंत्री हताश होकर जवाब देते हैं तो फिर मैं क्या करूं। तब अरुण कहता है कि उसे आपसे मिलना है, आप उससे एक बार मिल लीजिए और समझाइए। अरुण की इस आग्रह पर मंत्री उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई गाड़ी लो और उसे मुंबई ले आओ। लड़की पुणे में है, मंत्री जी मुंबई में है। तो जब वो अरुण कहता है कि आप मिल लीजिए, आप ही समझाइए, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम कोई गाड़ी लेकर उसे मुंबई ले आओ, यहीं बात करते हैं। मंत्री के ऐसा कहने पर अरुण पूछता है कि सुबह ले आऊं क्या। मंत्री हामी भरते हैं और यहाँ पे ये बातचीत खत्म हो जाती है कि सुबह ले आओ। इसके बाद एक और क्लिप है। इस क्लिप में बातचीत में मंत्री जी कुछ ज़्यादा ही तनाव में है। मंत्री कहते हैं कि मुझे एक तो टेंशन है, टेंशन आया हुआ, पहले से ही परेशान हूँ, घर का टेंशन है, समझाओ उसे, तुम ही उसे समझा सकते हो। ये वो अरुण को कह रहे हैं। अरुण कहता है कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। मंत्री कन्विंस करो तुम उसको। अरुण कन्विंस करना पड़ेगा, आसान नहीं है लेकिन पीछे पड़ेगी, जाता हूँ और आराम से समझाता हूँ। मंत्री जी कहते हैं ठीक है, तुम कोशिश करो, मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद दोनों में लड़की के ट्रीटमेंट की बात शुरू होती है। अरुण भी लड़की के ट्रीटमेंट को लेकर जोर देता है और आराम से समझाने की बात करता है। अरुण कहता है कि उस लड़की के लिए बदनामी की बात है। अरुण के इस कहने पर मंत्री थोड़ा गुस्सा भी होते हैं और कहते हैं मेरे घर में क्या चल रहा है ये मुझे ही मालूम है, घर डिस्टर्ब हो गया मेरा, मुझे ही मालूम है कि मैं कितना परेशान हूँ, उसको समझाओ तुम। फिर मंत्री कहते हैं अरुण कहता है उस पर आपका रेपुटेशन निर्भर करता है, ये उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि पूजा की जो पूरी कहानी है उसमें मंत्री जी का रेपुटेशन उस पर निर्भर करता है। इस बात के मतलब क्या, आखिर उन दोनों के रिश्ते क्या है, अगर इस ऑडियो क्लिप में ये आवाज़ मंत्री जी की ही है तो, क्योंकि वो अभी जांच की बात है। अब यहाँ पे और एक सीरियस चीज़ होती है। इसी बातचीत की अगले लाइन में कहते हैं मंत्री जी कि मुझे तो अब जान देनी पड़ेगी, ऐसी हालत हो गई है मेरी। अब सवाल ये है कि मंत्री जी क्यों खुदकुशी की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अरुण कहता आप कुछ करेंगे नहीं, मैं देखता हूँ, स्थिति को संभालता हूँ। मंत्री तुम ही कुछ करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरुण मैं करता हूँ कन्विंस। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद फ़ोन कट जाता है। अब यहाँ पे एक और है, ये अगली बातचीत के क्या मायने हैं ये तो जांच से पता चलेगा। मैं सिर्फ आपको जो दोनों की बातचीत है उसका ट्रांसक्रिप्ट सुना रहा हूँ। अरुण मंत्री जी से कहता है फ़ोन पर अगले ऑडियो क्लिप में कि उसने किट लाकर टेस्ट किया है, रेड पट्टी आई है, टेस्ट पॉजिटिव आया, एकदम घबरा गई है, क्या करें क्या ना करें, ऐसी हालत हो गई है, पसीने आने लगे। रूम में आने के बाद उसने कल ही मेरा आधार कार्ड लिया, उसे समझना ज़रूरी है, नहीं तो ये पागल है, साइको है, उसे कन्विंस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक टेस्ट की बात आ रही है जिसमें लाल पट्टी आ रही है और पॉजिटिव। अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। जब ये बात अरुण बताता तब मंत्री जी कहते हैं ये सब इतनी दूर तक जाएगा मुझे कल्पना भी नहीं थी। कहा था कि अपना सपना पूरा कर लो, लेकिन उसने अलग ही राह पकड़ ली। यही मुझसे गलती हो गई। मेरी इमेज, मेरी इज्जत, मेरे पीछे इतना बड़ा समाज है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जान दे दूं ऐसी हालत हो रही है मेरी। ये मंत्री जी कह रहे हैं। अरुण आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक करूँगा, मैं उसे समझाता हूँ। मंत्री पहले तुम सब संभालो, बाद में मैं आता हूँ। अरुण कहता है ठीक है। इसके बाद 2 मिनट 22 सेकंड की ये क्लिप अगली है और ये क्लिप बेहद अहम है। अभी तक की जो आपने बातचीत सुनी दोनों की, ये तब तक की है जब तक पूजा जिंदा है। ये पहली ऑडियो क्लिप उस वक्त की है जब पूजा
की मौत हो चुकी है और उसके कुछ ही देर के बाद की है। इस बातचीत से साफ पता चलता है कि पूजा की मौत हो चुकी है। पूजा की इस मौत के बाद ये बातचीत मंत्री जी और अरुण के बीच में हो रही है और मंत्री अरुण से लगातार एक चीज़ कह रहे हैं कि पूजा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लो, चाहे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाओ, विलास के साथ अंदर जाओ और मोबाइल अपने कब्जे में लो। तुम सिर्फ मोबाइल अपने कब्जे में ले लो। वो ऐसा बार बार बोल रहे हैं। पीछे से किसी की आवाज़ आती है, लग रहा है जैसे कोई पुलिस वाला बोल रहा है, पुलिस CPR दो, ऐसी आवाज़ आती है। इसके बाद अरुण मंत्री को पूजा की मौत के बारे में बताता है। सर के बल गिरकर मौत हुई, ऐसा अरुण कहता है। अरुण पूछता है कि वो आने वाले हैं क्या, और मंत्री जी को कहता है कि वो अपना फ़ोन चालू रखें ताकि वो उनसे बात करता रहे। इसके बाद एक पूजा की मौत के बाद एक और ऑडियो क्लिप है जो 8 मिनट और 47 सेकंड की है। इसमें अरुण अस्पताल में है पूजा की लाश के साथ और मंत्री जी दूसरी तरफ से फ़ोन पर हैं और मंत्री जी उसको फ़ोन कर रहे हैं। बातचीत शुरू होती है। तुम पहले फ़ोन लो। अरुण, अस्पताल के बाहर हूँ, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मंत्री कहते हैं रिश्तेदार हो ऐसा बोलो और तुरंत अंदर जाओ। इसके बाद फ़ोन में किसी की आवाज़ आती है। ये शायद पुलिस वाले की आवाज़ थी जो अब अरुण से पूछताछ कर रही, क्योंकि अरुण और पूजा एक ही फ्लैट में रहते थे। पुलिस वाला पूछता उससे कि उसने छलांग लगाई थी क्या, लड़की का नाम क्या, उसकी उम्र क्या, पता है क्या। ये सब अरुण से पूछा जा रहा है। इसमें लड़की का नाम पूजा चौहान, उम्र 22 साल, पता पड़ली बैजनत, मौजूदा पता पुणे में मोहम्मदवाड़ी हेमंत पार्क लेन 10 में रहने की जानकारी अरुण दे रहा है पुलिस वालों को। अरुण अपना नाम भी अरुण राठौर बताता है। अपनी उम्र 24 साल और पुणे में पूजा के साथ ही रहने की बात करता है। वो अपने आप को उसका चचेरा भाई बता रहा है। लड़की कैसे गिरी ये उसने विस्तार से पूछा जा रहा है। अरुण बताता है कि उसने गिरने के बाद देखा, इसलिए कैसे गिरी इसकी जानकारी उसे नहीं है। गिरी या छलांग लगाई ये भी सवाल उसको, इसका जवाब नहीं मालूम। ये सवाल पुलिस फिर कर रही है। इसके बाद ये बातचीत आधे में ख़त्म हो जाती है। अब सीधे मंत्री की आवाज़ सुनाई देती है। मंत्री पूछता अरुण, अरुण कहता है जी। अरुण बताता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे, गैलरी के बारे में पूछ रहे थे पुलिस वाले। फिर से पुलिस अरुण से पूछताछ कर रही है। बातचीत बीच में टूटती है। इसके बाद मंत्री और अरुण पूजा की जांच के बारे में अब आपस में बात कर रहे हैं। अरुण बताता है कि डॉक्टर ने उसकी धड़कनें देखी, नाड़ी चेक किया, पंप दिया। इसके बाद वो बताता है कि सीमेंट के रॉड पर उसका सर पड़ा, इसीलिए सर पर चोट आई। एक बार फिर मंत्री उसे मोबाइल कब्जे में लेने को कहते हैं और किसी के हाथ वो मोबाइल न लगे ये भी साफ साफ कहते हैं कि पूजा का मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद फिर फ़ोन कट जाता है। इस बीच अरुण और पुलिस के बीच बातचीत शुरू होती है और वो बताता है कि मैं उसका चचेरा भाई हूँ, हम 3 लोग एक ही रूम में रहते थे। वो पुलिस को बताता है। अरुण का मंत्री से फिर अब बातचीत शुरू होती है। मंत्री हेलो हेलो करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती। मंत्री विलास अरुण अरुण कहते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलता है। इसके बाद फिर से बातचीत शुरू होती है। मंत्री अरुण से पूछते हैं तुम करो पहले कुछ भी चैट करो, कुछ भी हालचाल पूछो, पास में ही रहो, फ़ोन करते रहो, मतलब मुझे सब कुछ बताते रहो। मंत्री फ़ोन कब्जे में लेने की बात फिर दोहराते हैं और रिश्तेदारों को गांव से बुलाने की भी बात करते हैं। अरुण से कहते हैं कि उसके रिश्तेदारों को गांव से बुलवा लो। मंत्री अरुण से कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, बस चिंता मत करो, मदद करूंगा, सब देखूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। अरुण कहता है ठीक है। इसके बाद एक और ऑडियो क्लिप आती है जो 2 मिनट 22 सेकंड की है। अस्पताल से हुई बातचीत की भी एक क्लिप है और अस्पताल में पूजा की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम वहाँ पे लगभग शुरू हो गई है और इस दौरान में पूजा का भाई जो विलास है वो भी वहाँ मौजूद है अरुण के साथ। अरुण बताता है मंत्री जी को फ़ोन करके पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। मंत्री पूछते हैं ऐसा क्या। मंत्री फिर अपना मोबाइल कब्जे में लेने का निर्देश देते हैं। कहते हैं कि तुम किसी भी तरह पूजा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लो। इसके बाद वो कहते हैं विलास से बात कराओ, पूजा का भाई। विलास फ़ोन पर आता है और मंत्री जी से कहता है सर क्या करूं। वो भर्राई हुई आवाज़ है, शायद रो रहा है, घबराया हुआ भी है। मंत्री कहते हैं क्या कर सकते हैं विलास, तुम हिम्मत से काम लो। इसके बाद विलास कहता है क्या करूं, डॉक्टर बोल रहे हैं पीएम करो। मंत्री कहता है और क्या कर सकते हैं, शायद हो रहा है। इसके बाद अरुण और मंत्री के बीच बातचीत होती है। मंत्री इसे दीवार तोड़कर घर के अंदर जाने का निर्देश देते हैं और कहते हैं जैसे भी हो, कोई भी कुछ पूछे तो कहना कि कोई भी बहाना कर दो, लेकिन अंदर जाओ और साथ ही फ़ोन लो। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि पूजा के साथ क्या हुआ तो बताना कि वो चक्कर खाकर गिर गई। मंत्री विलास को भी किसी के पूछने पर ऐसा ही कहने के लिए समझाते हैं
कि जो पूछे तो कहना कि उसको चक्कर आ गया था और इसीलिए वो ऊपर से गिर गई, मतलब ये एक्सीडेंटल केस था। विलास जवाब में कहता है कि उसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं, तब भी मंत्री चक्कर खाकर गिरने की बात कहने के लिए उसे समझाते हैं। गैलरी में बैलेंस बिगड़ गया और उसे चक्कर आ गया, ऐसा कहने के लिए कहते हैं। आखिरी क्लिप में भी मंत्री अरुण से फिर एक बार वापस उसी पर आते हैं और कहते हैं मोबाइल कब्जे में लो, दरवाज़ा तोड़ो, जो भी करो, पर ये मोबाइल तुम्हारे पास होना चाहिए और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये 11 ऑडियो क्लिप जो पूजा की मौत के बाद वायरल हुआ और देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के एक सीएम हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके दफ्तर में भी ये सारे जो ऑडियो मैसेजेस हैं वो मिले। उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र के डीजीपी को लेटर लिखा और कहा है कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद इस मामले की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले की जांच होगी और जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। अब सवाल ये है कि पुलिस इस मामले में क्या करेगी। अभी तक एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, लेकिन क्या ये मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का है, क्या ये मामला कत्ल का है, ये पुलिस की तफ्तीश है। और सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र के इन मंत्री का पूजा के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक, बार बार ये जिक्र कि पूजा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लो, आखिर उस मोबाइल में ऐसे क्या राज हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि सामने आए। नंबर 2, वो बातचीत में ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी मतलब इतने परेशान हैं कि शायद जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस जान देने का पूजा से क्या कनेक्शन है। तीसरी चीज़, पूजा के एक टेस्ट की बात आती है। जब मौत के बाद टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में उससे पहले जो फ़ोन पे बातचीत होती है कि वो पॉजिटिव आया है, रेड पट्टी आई है, उसके बाद से घबरा गई है, ये टेस्ट किस चीज़ की है और ये क्या इशारा करती है। हालांकि इस टेस्ट में जो कुछ कहा है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या इशारा करती हैं, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाए कहना नहीं चाहिए कि ये फाइनली टेस्ट में है क्या। और सबसे बड़ा सवाल कि वाकई इस बातचीत में, चूँकि पूजा के घर वालों ने, पिता ने ये कहा है कि ये जो ऑडियो और सारी चीज़ें ये झूठी हैं और उनकी बेटी के ऊपर 25 लाख का कर्ज था, तो क्या इस ऑडियो में वाकई ये मंत्री की ही आवाज़ है, संजय राठौर जो वन मंत्री जो बताया जा रहा है। और अगर यही है सच तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि पूजा के पिता झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। और पूजा क्यों परेशान थी, पूजा क्यों उस घर में गई थी, पूजा क्यों एक चचेरी बहन बनाकर उसने, अरुण राठौर ने किराया दिया, मकान मालिक ने कहा कि आप यहाँ से घर बदल दीजिए। और मंत्री जी लगातार पूजा की मौत से पहले और पूजा की मौत के बाद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान भी क्यों संपर्क में थे और क्या ये आवाज़ वाकई उन्हीं मंत्री की थी। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने के बाद पूजा की मौत से जुड़े हुए हर राज का खुलासा हो सकता है। मैं इस केस पे लगातार नज़र बनाए रखूँगा। जो भी अपडेट होगा आपको जैसे जैसे, मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपको इसका अपडेट देता रहूँ। तो टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत की ये जितनी कहानी थी डिटेल में मैंने आपको सुनाई। अब जैसा शुरू में आपसे वादा किया था, मैं अपने साथी संजय शर्मा को बुलाता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए थे शबनम केस को लेकर। अचानक शबनम को लेकर अभी आई है कि शायद फांसी हो सकती है। संजय लगातार बैठ के कहानी आज लाइव सुन रहे हैं, तो अब उनको मैं सीधे बुलाता हूँ। ये संजय शर्मा है, आपने बोले टीवी पे देखा होगा। और संजय से मैं कुछ बातचीत शुरू करूँ, वैसे मैं बताता हूँ कि हमारा बड़ा पुराना साथ है, हम लोग जनसत्ता में भी साथ में थे। और संजय के अंदर वो काबिलियत और गुण है जो बड़े कम लोगों में है। मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ काश ऐसा होता, कभी हो नहीं पाया। एक तो संजय शर्मा लिखता है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कमाल की स्क्रिप्ट, कम से कम 5, 6, 7 भाषाएँ जानते हैं, मतलब हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, जो मतलब 5, कम से कम 5, 7 कम बोल रहा हूँ, 7, 8 से ज़्यादा होंगे। कमेंट्री बहुत अच्छी करता है संजय, गाना बहुत अच्छा गाता है। अभी हाल में ही ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, पंडित जसराज, उनके साथ स्टेज भी साझा किया है, शेयर किया है। और मतलब हर तरह से संपूर्ण गुणी शख्स है और बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है। कोर्ट की खबरों को बहुत बारीकी से पकड़ता है और लिखने का तो खैर अंदाज़ मैंने कहा कि बड़े कम हैं। मैं अपने करियर में कहूँ कि बेस्ट लिखने वाले 3-4 बताओ, उस टॉप 3 में हमेशा संजय शर्मा को मैं रखता हूँ। थैंक यू संजय। बहुत सारे क्राइम तक शुरू हो, मैं आपको बता दूं जिसका जुलूस शम्स भाई निकाल रहे थे वो मैं नहीं हूं, वो कोई और शख्स है। फिलहाल बात शुरू करते हैं। वही शख्स है, संजय शर्मा है।
ये एक कहानी सुनाई थी बहुत पहले और शबनम की कहानी थी। जी। अचानक एक खबर आ रही है कि अब शबनम शायद हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी हो सकती है। जो सबसे बड़ा सवाल, मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट और ये सारे आज दिन भर में अपडेट भी पता किया है, क्या वाकई शबनम पहली महिला होगी फांसी पे चढ़ने वाली, और अगर हाँ तो अब कितना टाइम और, या ये भी हो सकता है कि ना हो? अभी तक की सिचुएशन तो ये बता रही है कि वो शायद पहली महिला हो जाए, लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है, कानूनी प्रक्रिया उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। 2015 में काफ़ी करीब फंदे को चूमने तक पहुँच गई थी वो, लेकिन चूँकि वो 2015 के आई थिंक जुलाई की बात है, जिसमें गर्मियाँ थी उस समय, डेथ वारंट जारी हो गया था, लेकिन उस डेथ वारंट में कोई तारीख और समय नहीं था। इसलिए जेलर ने वहाँ पहुँच के पूछा कि माय लॉर्ड, इसमें तारीख और समय बता दें ताकि हम आपके हुक्म की तामील कर दें। और जब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी होती तब तक वो समय निकल गया था, और फिर उसने अपील कर दी, फिर उसने एक रिव्यू डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब राष्ट्रपति, उसके पास कानूनी और संवैधानिक कानूनी विकल्प होते हैं, जिसमें आदमी रिव्यू पिटीशन डालता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के में सुधार के लिए, या फिर उसके संवैधानिक अधिकार उसके होते हैं जब वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और ये वो कानूनी अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रपति जी का विशेष अधिकार है जिसमें लोग उनके पास दया याचिका लेकर जाते हैं। तो उसका फिलहाल ये सारे अधिकार तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें, अब सोनिया का मामला ही लीजिए, हरियाणा की सोनिया जिसका कत्ल कर दिया था, उसे भी उसकी और इसकी परिस्थितियां लगभग एक जैसी लगती हैं। उसने भी अपने परिवार के लोगों का शादी के नहीं होने की वजह से या शादी में अड़चन की वजह से कत्ल किया था, और इसने भी किया। उसके भी एक बच्चा था, एक बच्चा इसके भी है, और उस बच्चे की वजह से उसकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। तो कानून में ये है कि पुराने जजमेंट उनका हवाला देते हुए ये दलील दी जाती है कि अब उन्हें भी इस तरह की रिलीफ दी जाए, चूँकि पहले अदालत ऐसी रिलीफ दे चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और ये बेंच किस बेंच के सामने है और कौन सी बेंच इस पर विचार कर रही है। कानून तो की किताब तो जो कहती है उसको इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करता है और बताता है, लेकिन उसमें कई बार कोर्ट अपने विवेक से भी फैसला करती है। तो यहाँ संजय एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सोनिया की। सोनिया और शबनम में बड़ी समानता है। एक ही परिवार में अपने ही माँ बाप भाई बहन को मारा, सोनिया ने भी मारा, शबनम ने भी मारा। वहाँ पे भी 6 महीने की बच्ची थी, यहाँ पे भी 7 महीने के बच्चे तक को मारा। वहाँ पे उसने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी, यहाँ वो शादी करना चाहती थी घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। फ़र्क कितना है। फिर दोनों के एक एक बेटा हुआ, और उसी बेटे के नाम पर बाद में सोनिया की फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल गई। सेम लगभग शबनम ने भी ये दलील दी, उसका भी एक बेटा है जो लगभग 13 साल का हो गया। दोनों के केस को भी अगर देखें तो 13 साल शबनम के केस के हुए हैं, लगभग 15-16 साल सोनिया के केस के हुए हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सारी चीज़ एक साथ है। तो सवाल ये है कि अगर सोनिया को की फांसी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, तो क्या वही चीज़ उसी को ग्राउंड बनाकर सुप्रीम कोर्ट शबनम के साथ भी ऐसा कर सकती है? हाँ, ये अगर पुराने सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जजमेंट्स को इसीलिए कोर्ट करते हैं और ये बताते हैं कि माय लॉर्डशिप जिस तरह से वहाँ हुआ तो इसमें भी वैसा किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड अगर वो रखते हैं तो कोर्ट उस पर कई बार सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है। और जो भारत की संस्कृति और ये सारी चीज़ें हैं ना, कानून के हिसाब से भी अगर इतिहास को भी देखें तो लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा को कहा था कि हम नारी की हत्या नहीं करते, इसलिए हम तुम्हारे नाक कान काट के छोड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को कई बार जो जज पीठ में बैठे होते हैं वो कई बार इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। तो हो सकता है कि महिला होने की वजह से कुछ तो क्या यही वजह है कि आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई? अब देखें कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। यहाँ फांसी घर 150 साल से बना हुआ, वो इंतज़ार कर रहा है मथुरा में कि कोई मथुरा में कोई आए। और उस समय उसकी फांसी की सज़ा इसलिए टली थी 2015 में, जहाँ तक मुझे याद है कि जब जेलर वहाँ पहुँचे कोर्ट में तो डिस्ट्रिक्ट जज ने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ फांसी की उचित व्यवस्था है, जिसका जवाब देने में वो सक्षम नहीं थे। इसके बाद फिर ये पूछा कि आपने शबनम को ये बताया है कि उसके पास राष्ट्रपति की दया याचिका लगाने का विकल्प है, उस पर भी इनको पूछने के लिए टाइम चाहिए था कि जेल के अधिकारियों ने बताया नहीं बताया। इस सारी प्रक्रिया में समय निकल गया और एक बार अवसर निकल जाए तो उसके बाद फिर सारी प्रक्रिया फिर से लगती है। एक बार अगर समय टल गया, मुहूर्त तो नहीं कह सकते उसको, एक बार जो तय समय है फांसी का वो टल जाए, उसमें तो समय ही नहीं लिखा था, इसलिए लिहाजा वो सारी प्रक्रिया फिर से
वो रिव्यू में गए और उसके बाद सारी चीज़ें फिर से पहिया घूमने लग गया और अभी तक वो मामला ऐसे का ऐसे अटका हुआ है। तो आखिरी सवाल ये है संजय कि कब तक उम्मीद करें कि तस्वीरें साफ होंगी, कि या तो फांसी होगी या फिर अभी नहीं होगी, या ये वैसे ही मामला लटका रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये खबर है कि पवन जल्लाद मथुरा जेल का दौरा करके आ चुके हैं, तख्ता वख्ता सब चेक कर चुके हैं। पवन जल्लाद ने उसमें भी 3 बार दौरे किए थे। हाँ, जब ये भी खबर- निर्भया केस में हम और आप दोनों ही वो कर रहे थे, तो उसने 3 बार वहाँ पर आकर उसने सारी चीज़ें सही की, बोरे लटकाए, सब कुछ पुतले लटकाए, सब कुछ किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो काली घड़ी आती है तभी वो आ पाती है। तब तक हम अपने तरफ से कहते हैं, पुरानी कहावत है कि मेरे मन कछुअर है दाता के कछुअर, अब दाता के मन में एक क्या यहाँ है? पे और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया कि अब एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है बड़ा क्लियर कि जिसको भी फांसी दी जाएगी कम से कम 15 दिन पहले उसको पता होना चाहिए हाँ। कि आप फांसी पे लटकाए जाने, या एक वो हो चुका है। हाँ। और साथ ही Precedent साथ है ये। साथ आप जिसको फांसी पे चढ़ा रहे हैं उसके करीबी रिश्तेदारों और उसके वकील को खास तौर पर आपको बताना पड़ेगा ये तारीख। हाँ। तो इसका मतलब है कि कम से कम अगर आज की मैं तारीख में बात करूं तो तो 15 दिन शायद तो अभी ऐसे ही नहीं। 15 दिन तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि अगर 15 दिन आ जाए डेथ वारंट पे तो वकील को तो पता हो जाना चाहिए था। हाँ। और वकील अब तक मीडिया को बता चुके होते। तो इसका मतलब है कि अभी ये वाली प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई ये है। प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है अभी, तो सिर्फ जेल प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां तय। करके रखा है कि जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा हम अपनी चीज़ को सेट कर देंगे। पता ऑर्डर आने के बाद भी 15 दिन से पहले वो फांसी ऑर्डर नहीं आने दे के बाद भी 15 दिन, लेकिन ऑर्डर आने से पहले इतना सारा रायता है सकते। हाँ, कानून के प्रक्रिया में कि वो पूरा होते होते बहुत टाइम लग जाता है। टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वो 15 दिन की प्रक्रिया होगी। उस बीच में कहीं कोई और रिव्यू, जैसा कि हमने उसमें देखा, उसमें इतना रायता फैला था कि हर रोज लगता था कि बस अभी आ गए, अभी आ गए। ये ऐसी पहाड़ की यात्रा जिसमें एक चोटी को पहुंचने के बाद फिर लगता है कि हमें तो दूसरे पहाड़ पे जाना है। थैंक यू संजय। वैसे संजय के पास कानून की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, रोचक और बताने का तरीका भी अच्छा है। तो अगर क्राइम तक फैमिली को लगता है तो आप बताइएगा ज़रूर, मेल लिखिएगा। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बिल्कुल संजय को बुलाता हूँ और आपके सामने बिठा के फिर हम लोग गप्पे मारेंगे और आप सुनिएगा। तो आज कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।